आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट वाले टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जब बात करनी है तो इससे पहले जो आप टॉपिक पढ़कर आए हो पहले वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ लिया है। तो इसको स्लाइड कर दो। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने क्या पढ़ा था? चार्ज दो तरह के पढ़े थे आपने, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो मैं ये वो दो चार्ज यहाँ पर बना रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अगर ये दो चार्ज पास पास रखे जाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये बात हम जानते हैं। ठीक, तो या अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव जब पास पास रखे जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आप समझते हो। तो मैंने इस एक चार्ज को यहाँ पर रखा बच्चों, और उस चार्ज के पास दूसरा चार्ज रखा। ठीक, मैंने सोचा कि जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास इस पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो ये इसको रिपेल कर देगा, थोड़ा सा इधर खिसका देगा इसको। ये मैंने सोचा, या ये वाला इसको थोड़ा सा खिसका देगा क्योंकि रिपेल करना चाहिए। लेकिन जब मैंने इस चार्ज के पास इस चार्ज को रखा तो इस चार्ज के साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसने इसको या इसने इसको रिपेल नहीं किया। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा दूर रखा हो। हमने अपने डेली लैंग्वेज में ये सोचा या कहा कि थोड़ा दूर रखा हुआ है, इसको ऐसा करते थोड़ा पास ले जाकर रख देते हैं। तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक, अब मैंने देखा कि जब मैं इसको इस पोजीशन पर रखता हूँ तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, यानी कि ये वाला चार्ज इसको क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर नहीं कर रहा था, यहां पर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं हो रहा है ना। एक जगह पर तो ये वाला पार्टिकल ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रिपेल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है बताइए? तो आंसर है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दो चार्ज किस लोकेशन पर रखे हुए हैं। एक चार्ज जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, दूसरे चार्ज को लेकर आते हो, वो उसको ये चार्ज इसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये चार्ज किस लोकेशन पर रखा हुआ है ना। ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रखा हुआ है तो ये इसको रिपेल नहीं करेगा, बट एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ये आ गया तो अब ये रिपेल करने लग गया। तो वो पोजीशन जहां पर ये इसको रिपेल करने लग गया, उस पोजीशन को हमने कहा कि ये वाला चार्ज, इसका नाम मैं रख देता हूं चार्ज सोर्स चार्ज। इसका नाम मैं क्या रख देता हूं? सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज जो बच्चों हम लेकर चलते हैं वो एक बड़ा चार्ज लेकर चलते हैं, या मैं ये कहूं कि ये जो मैं चार्ज लेकर चलता हूं इसके कंपैरिजन में मैं इस वाले चार्ज को बहुत छोटा चार्ज लेकर चलता हूं। इतना छोटा चार्ज कि ये चार्ज इसको रिपेल ना कर सके, बट ये वाला इसको रिपेल कर सके। ये वाली बात आ रही समझ में? ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को किस पोजीशन तक रिपेल करता है और किस पोजीशन तक रिपेल नहीं करता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तो मैं यही नहीं समझ पाऊंगा कि इसने इसको रिपेल किया या इसने इसको रिपेल किया। तो एक फेयर कंडीशन क्या होगी कि ये इतना बड़ा चार्ज लिया जाए, ये बिल्कुल छोटा सा चार्ज लिया जाए, ये इसके सामने रखें, ये तो इसको रिपेल कर देगा लेकिन ये इसको रिपेल नहीं कर पाए। तभी तो दिखाई देगा कि कहां फोर्स लग रहा है, कहां फोर्स नहीं लग रहा है। तो यही मैंने यहां पर किया। इसका नाम मैंने रखा सोर्स चार्ज, और जो मैं स्टार्टिंग में लेकर चल रहा हूं, जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, जिसको लेकर मैं टेस्ट कर रहा हूं, उसका नाम मैंने क्या रखा? टेस्ट चार्ज। क्या नाम रखा? टेस्ट चार्ज। ठीक, अब टेस्ट चार्ज को जब ए पोजीशन पर रखा जाता है तो ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल नहीं करता है।
लेकिन टेस्ट चार्ज को जब बी पोजीशन पर लेकर आया जाता है तो ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये है, अब हम इस लैंग्वेज को इस तरह से बना लेंगे कि टेस्ट चार्ज पहले सोर्स चार्ज के फील्ड में नहीं था। किसमें नहीं था? फील्ड में नहीं था। अब टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कहां पर आ गया है? फील्ड में आ गया है। इसीलिए वो उसको क्या कर पा रहा है? रिपेल कर पा रहा है। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर यहां पर कोई एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, तो वो अपने चारों तरफ एक पर्टिकुलर फील्ड बनाता है, एक रीजन बनाता है अपने चारों तरफ, जिसके बाहर अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी रखी जाएगी तो ये उसको रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई इंफ्लुएंस नहीं करेगा उसको। लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज बॉडी यहां से इसके अंदर आ जाएगी, इस फील्ड के अंदर आ जाएगी, तो ये इसको रिपेल या अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ क्या बनाती है? एक फील्ड। ये हमें कैसे समझ आया? ये बात पता चली? हमें दिखाई नहीं देगा वो कभी भी, लेकिन हमने ये महसूस कर लिया कि जब यहां रखता हूं तो रिपेल नहीं कर रहा, यहां रखता हूं तो रिपेल करता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ एक ऐसी जगह है जिसके अंदर वो रिपेल या अट्रैक्ट करता है, जिसके बाहर वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता है। और जिसके अंदर वो रीजन है ना, वो एरिया, वो जगह जहां पर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, उस जगह का नाम हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली बात आई समझ में? तो ये जो फील्ड टर्म है ना बच्चों, ये फील्ड टर्म हम तब यूज करते हैं जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को बिना टच किए हुए दूर से ही खींच ले, दूर से ही फोर्स लगाए। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि उसने फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स कहां है? तो हमने कहा वो फील्ड के थ्रू लगाती है। किसके थ्रू? फील्ड के थ्रू। वो जो फोर्स है उसको फील्ड मानो कि ये फील्ड के थ्रू आया और इसने इसको खींच लिया या रिपेल कर दिया। ये कुछ इस तरह से आप ले सकते हो कि जैसे एक स्पाइडर रहता है, मकड़ी, वो अपने चारों तरफ ऐसे जाले बना लेती है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा उसने जाला फैला लिया अपना चारों तरफ, नेट बनाया। ये जो है ये सोर्स है, ये सोर्स स्पाइडर। अब कोई इंसेक्ट जब आता है, ये इंसेक्ट इस जगह पर आया, ठीक है, तो ये वाला जो इंसेक्ट है इसको क्या ये स्पाइडर जाकर लेकर आएगा? तो आंसर नो, ये ऐसा नहीं करता है। स्पाइडर कभी ऐसा नहीं करता है कि स्पाइडर यहां से यहां जाए और उसको लेकर आए। नहीं, वो क्या करता है? इस नेट को ऐसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है और ये जो इंसेक्ट होता है ये जाकर इसके मुंह में चला जाता है बड़े आसानी से। ठीक है, ये इसका तरीका है। ये क्या करता है? अपने नेट जो इसने जाल बिछाया था उस जाल को वापस लेकर आता है। पहले बिछाता है फिर उसको वापस लेकर आता है। तो इस तरह से वो चीज बिना इसके यहां जाए हुए इसके पास पहुंच जाती है। ये बात आ रही समझ में? और ये भी डिसाइड करता है कि ये जो ये आया है अगर वो इसी के जैसा है, इसी के जैसा है, जैसे अगर यहां पर कौन आ गया, कोई इंसेक्ट की जगह कोई स्पाइडर ही आ गया, कोई दूसरा स्पाइडर आ गया, तो ये क्या करता है? उसको अंदर नहीं खींचता, अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि वो उसी के जैसा दिखता है। तो इसलिए उसको वो जाने देता है, उसको दूर भगा देता है कि नहीं आप मेरे फील्ड के अंदर मत आओ, अपना फील्ड दूसरी जगह बनाओ। क्योंकि वो दूसरा स्पाइडर आएगा, वो क्या करेगा? वो भी जाल बनाएगा। तो वो कहता है यहां जब मत बनाओ, यहां पर मेरा जाल फैला हुआ है, आप दूसरी जगह बनाओ। तो वो क्या कर देता है? उसको रिपेल कर देता है। तो जब भी अपने जैसी चीजें आती हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर कभी गलती से कोई दूसरी चीज आ गई, इंसेक्ट आ गया कोई दूसरा, तो वो क्या करते हैं? उसको नेट को अपने पास लेकर आता है और खा लेता है उसको। तो ऐसे अगर कभी इस सोर्स चार्ज के पास ऐसी कोई चीज दिखाई देगी, ये इसको खींच लेगा। किसके थ्रू खींच लेगा? तो आंसर है फील्ड के थ्रू। तो ये जो नेट है, जो स्पाइडर का नेट होता है, उसको आप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? फील्ड की तरह। ये फील्ड टर्म आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, वहां पर आप टर्म यूज करते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। ये चौक है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो अर्थ ऊपर नहीं आएगी इसको लेने के लिए, वो वहीं से इसको खींच लेगी। कैसे खींच लेगी? तो आंसर है उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया हुआ है, उस फील्ड के थ्रू ये उस चौक को अपनी तरफ खींच लेगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसको लेकर जाएगा नीचे। ऐसे ही चार्ज के लिए कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर है कि द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच one charge body can attract or repel another body। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई।
द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी in which influence of this charge body can be experienced by another charge body. Influence का मतलब attraction या repulsion. ओके तो ठीक है, अब इसके आगे की कहानी सुनिए आप, ध्यान दीजिए। ये बच्चों मैंने यहाँ पर एक चार्ज बनाया, ये कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज को मैं इसके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ कहीं पर, ठीक है। कौन रखने वाला है? मैं। अगर मैं रखने वाला हूं तो मैं कैसे रखने वाला हूं? सुनो ध्यान से। ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को मैं अपने हाथ में ऐसे पकड़ रहा हूं, ठीक, ऐसे पकड़ा मैंने और ले जाकर इसके सामने रखने वाला हूं यहां पर, ठीक। कैसे लेकर गया? मैं लेकर जा रहा हूं, इसको डिस्प्लेस करा रहा हूं क्या? नहीं, ये मेरे हाथ में यहीं पर है और मैं अपने हाथ से इसको ऐसे लेकर जा रहा हूं और यहां पर ले जाकर रख दूंगा, ठीक है। तो जब मैं यहां पर लेकर जाकर रखूंगा तो इस चार्ज को मैंने बिना डिस्प्लेस कराए हुए, बिना एक्सेलरेट कराए हुए इसको ले जाकर यहां रखा, तो मैं इस चार्ज पर क्या कर रहा हूं? एक वर्क करा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वर्क करा रहा हूं। अगर ये चार्ज अपने आप से यहां जाता, बोर्ड पर अपने आप से जाता, तो ये चार्ज वर्क कर रहा होता, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहा होता है। अब ये अपने आप से नहीं गया, मैंने इसको पकड़ा अपने हाथ में और ले जाकर यहां पर रख दिया, तो वर्क मैंने कराया। अगर मैं वर्क करा रहा हूं तो इस चार्ज को वर्क नहीं करना पड़ा, यानी इसकी एनर्जी बच गई, यानी कि वो एनर्जी जो सेव हो गई वो मैं कहूंगा क्या हो गई? इसमें स्टोर। कितनी एनर्जी मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी? तो आंसर है जितना मैंने इस पर वर्क कराया। अगर सपोज करो ये चार्ज यहां से चलकर यहां जाता और 20 जूल एनर्जी इसकी खर्च हो जाती, एग्जाम्पल के लिए, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे लेकर गया तो मैं लेकर गया तो मैंने इसकी कितनी एनर्जी बचा दी? 20 जूल, जो इसको खर्च नहीं करनी पड़ी, मैंने सीधा ले जाकर रख दिया, है ना। तो जितना मैं वर्क कर रहा हूं उतनी ही एनर्जी इसमें क्या हो रही है? सेव, या मैं कहूं स्टोर हो जाती है, ठीक। तो देखो मैं एक चार्ज को यहां से पकड़कर यहां लेकर आया, ये किसी ए पोजीशन पर, ठीक है। अच्छा, ए पोजीशन पर यहां पर लेकर आ गया, यहां पर क्या स्टोर हो गई? एनर्जी, ठीक। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, ये जो मैं लेकर गया हूं चार्ज, ये मैं यूनिट कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहा हूं। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जो भी टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो ये वाला जो सोर्स चार्ज है, जब मैं इस चार्ज को यहां रखूंगा तो ये इसको रिपेल करेगा। मैंने माना कि मैं इसके फील्ड के अंदर लेकर जा रहा हूं, तो ये क्या करेगा? इसको बोलो, रिपेल करेगा या नहीं करेगा? अब जब ये अगर इसे रिपेल करेगा तो, लेकिन वो क्या, ये यहां से अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाना चाहिए, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या है? एक एक्स्ट्रा एनर्जी। इस एनर्जी की हेल्प से ये इस जगह पर टिका रहेगा। कितनी एनर्जी के साथ है? यहां पर 20 जूल एनर्जी के साथ, ठीक। लेकिन अगर ये चार्ज यहां से मैं इधर की तरफ ले जाना चाहूं, ए से किसी बी पोजीशन पर लेकर जाना चाहूं, तो ये इसको इधर की साइड में रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में ऐसा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर लाने की कोशिश करूंगा, ये इसको उधर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा एट द सेम टाइम। तो मुझे फिर से ए से बी कर ले जाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क। क्या करना पड़ेगा? बोलो, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर फोर्स कर रहा है और मैं इधर लेकर जाना चाहता हूं, तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी इधर से इधर लाने में, ए से बी लाने में। फिर से मुझे क्या करना पड़ा? वर्क। फिर से वर्क किया तो फिर से क्या स्टोर होगी उसमें? एनर्जी। ये वाली बात क्लियर है? तो अगर ये 20 थी तो यहां पर आकर 30 जूल हो गई, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, ठीक है। मैंने 10 जूल काम और करा दिया उस पर, ठीक। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको बी से सी पोजीशन पर लेकर जाता हूं तो बताइए यहां पर जो एनर्जी होगी वो इस जगह से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा, क्योंकि जितना मैं और पास लाऊंगा ये और तेजी से फोर्स लगा रहा होगा, तो यहां पर और ज्यादा एनर्जी, ठीक। ये वाली बात आ रही है समझ में? अब यहां से दो चीजें ध्यान से सुन लो। किसी टेस्ट चार्ज को अगर अपने हाथ में पकड़कर यहां से ए पोजीशन पर लेकर जाएं तो अगर 20 जूल एनर्जी वहां पर स्टोर हो जाती है, ठीक।
अगर टेस्ट चार्ज को ए पर ना लेकर गए होते, आप सीधे सी पर लेकर गए होते, तो बताइए वहां पर कितनी एनर्जी स्टोर होती? तो आंसर है 40 जूल। कितनी? 40 जूल। तब भी वहां पर कितनी होती? 40 जूल। जितना दूर लेकर जाकर रखोगे उतना ही आपको कम वर्क करना पड़ेगा, जितना इस सोर्स चार्ज के पास में ले जाकर रखोगे उतना ही ज्यादा आपको ताकत लगाकर वहां पर रखना पड़ेगा, तो उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी? एनर्जी। तो आप मुझे एक बात बताओ, एनर्जी जो है वो इस टेस्ट चार्ज के पास है या इस पॉइंट के पास है, इस लोकेशन के पास है? तो आंसर है लोकेशन के पास है। किसके पास है? लोकेशन के पास। जो लोकेशन डिसाइड कर रहा है कि कितनी ज्यादा एनर्जी होगी या कितनी कम एनर्जी होगी। टेस्ट चार्ज तो वही है, हमने कुछ बड़ा छोटा तो नहीं किया, उसको बस ले जाकर यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। लेकिन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है? लोकेशन, कि किस लोकेशन पर जाकर रख रहे हो। तो यानी कि एनर्जी किसकी हुई? लोकेशन की हुई। ठीक, अगर मैं यहां से डी पॉइंट पर ले जाकर रखूं, इस सोर्स चार्ज के बिल्कुल पास ले जाकर एक पॉजिटिव चीज को रखना चाहूं, तो ये डी पॉइंट क्या करेगा? ये डी पॉइंट आपको बताएगा कि देखो मैं सोर्स चार्ज के बहुत पास हूं, अगर आप यहां पर लाकर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखना चाहते हो तो आपको बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, है ना? तो वो लोकेशन की एनर्जी हुई। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, ये जो है ये क्या है? एनर्जी। और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थोड़ी देर के लिए क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल। क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल। जब भी मैं इस चैप्टर में एनर्जी बोलूं तो आप सोचना, जब भी मैं पोटेंशियल बोलूं तो आप सोचना मैं एनर्जी कह रहा हूं। जब मैं पोटेंशियल बोलूं तो आप सोचना मैं एनर्जी कह रहा हूं। ठीक है? तो पोटेंशियल जो होता है बच्चों, वो लोकेशन का होता है। ठीक, जैसे मैं आपको पहले भी कई बार एग्जांपल दे चुका हूं कि कोई एक पर्टिकुलर शॉप आपने देखा, एक कोई जैसे हमारा कोई स्वीट का शॉप है ना, वो जैसे हम यहाँ पर रहते हैं गुड़गांव में, जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉलोनी में अगर वो शॉप होगी तो उसके सेल की जो टेंडेंसी है, सेल का जो पोटेंशियल है वो अलग तरह का होगा। अगर हमारे यहाँ पर सेक्टर 4 में ले जाकर उसको खोल दो तो उसका सेल का पोटेंशियल अलग तरह का होगा, है ना? और किसी और डीएलएफ साइड में लेकर जाओ तो उसके सेल का पोटेंशियल अलग तरह का होगा, ये बात आप जानते हो, है ना? तो ये पोटेंशियल, उसकी सेल का पोटेंशियल कौन डिसाइड कर रहा है बताओ? लोकेशन। कौन डिसाइड कर रहा है? लोकेशन डिसाइड कर रहा है। ये इसी जीएस क्लासेस को मैं कहीं पर सेक्टर में दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूं या वहां से कहीं डीएलएफ में शिफ्ट कर देता हूं, तो हर जगह पर क्या होगा? इसका पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। किसका? सेल का, है ना? अर्निंग का जो पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, वो किसका होता है? लोकेशन का। ठीक, वही सेम चीज यहां पर भी काम करती है। तो आप मुझे ये बताइए कि पोटेंशियल सबसे ज्यादा सोर्स चार्ज के पास होता है या दूर होता है? पोटेंशियल जब मैं कहूंगा तो आप क्या सोचोगे? एनर्जी। जब भी मैं पोटेंशियल कहूंगा तो आप क्या सोचोगे? बोलो। आप डेली लाइफ में तो भी ये टर्म यूज करते हो, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, इस बच्चे का ये करने का पोटेंशियल कम है ना? मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? वहां पर एनर्जी टर्म यूज करते हो आप, है ना? तो एनर्जी जो है वो सोर्स चार्ज के पास ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं साथ में। अगर मैं टेस्ट चार्ज को ए पोजीशन पर रखता हूं तो यहां पर कितने जूल एनर्जी लिखी है मैंने? 20 जूल। अगर यहां से ले जाकर डायरेक्ट बी पर रखा होता तो कितनी होती? 30 जूल। या ए पर रखकर फिर ए से बी जाता तो कितनी होती? 20 से 30 जूल। अब यहां पर किसका डिफरेंस आ गया? बोलो। एनर्जी को हमने क्या कहना शुरू कर दिया इस चैप्टर में? पोटेंशियल। एनर्जी का डिफरेंस कहोगे ना आप, तो एनर्जी की जगह क्या कहना शुरू करो? किसका डिफरेंस आ गया? बोलो। पोटेंशियल का डिफरेंस। और वो पोटेंशियल का डिफरेंस किसकी वजह से आया? सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हो ना आप, तो आप कहोगे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है? इलेक्ट्रिक की वजह से, किसी इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से आया है। तो इसका नाम क्या होगा? इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन बताना क्या होगी? सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिर्फ डेफिनेशन बताओ क्या है? जब किसी टेस्ट चार्ज को
या किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ये सब क्या है, इन्फिनिटी, अगर मान लो ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये इसका फील्ड है, तो इसके फील्ड के बाहर जो सब कुछ यूनिवर्स में है वो सब क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। क्या कहलाएगा बोलो, इन्फिनिटी। ये वाली बात आ रही समझ में? तो ये इन्फिनिटी है, ये क्या है, इन्फिनिटी। इस फील्ड के बाहर जो कुछ है वो सब क्या है, इन्फिनिटी। तो अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो वहां पर क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा ना, वो पोटेंशियल बन जाएगा ना। तो किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क किया जाएगा वो वर्क क्या कहलाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब क्या लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आ रही है समझ में? ठीक, तो डेफिनेशन क्लियर है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है? फिर से बताओ डेफिनेशन क्या है। वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब डेफिनेशन पूछी जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताइए अब क्या होता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another point in an electric field। ये पहले से क्या किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इन दोनों डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियरली मैं यहां पर विजुअलाइज करता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये दो बना दिया। अब देखो यहां से अगर आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, ठीक है, तब आप जितना वर्क कराओगे वो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी के अंदर पहले से रखा हुआ है ये, अब इसको यहां से यहां पर कहीं पर लेकर आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, तब वो क्या कहलाएगा, वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field is known as electric potential difference। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेना चाहिए मुझे, इसको V से डिनोट करोगे आप। किससे डिनोट करोगे, V से। ठीक है, और ये जो V होता है ये एक्चुअल में एनर्जी है ना, ये तो ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल। और पर यूनिट चार्ज, किस पर हम काम करा रहे थे, एक चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, तो ये लिखोगे आप V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये जो Q लिखा गया ये टेस्ट चार्ज है जो मेरे हाथ में था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, W अपॉन Q। इसकी यूनिट बताइए क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल पर कूलॉम। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, इसको V से डिनोट करोगे। ठीक है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के फॉर्मूले सेम रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, वर्क डन ही होता है वो भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी हम V से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, किसी चार्ज पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही,
वो वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये और ऑफ कोर्स इसका भी सब कुछ यूनिट और ये सब सेम रहेगा, जूल पर कूलम, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ठीक है। ये अब जो आपसे मेन चीज पूछी जाती है एग्जाम में वो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में डिफरेंस समझ आ रहा है। इसमें इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तब जो वर्क करा रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जा रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। ठीक है। अब जो इसकी यूनिट आई नई, आपने पहली बार पढ़ी है, अगर पहली बार पढ़ी है तो इसकी डेफिनेशन भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट तब होगी जब किसी 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े। कितना वर्क, 1 जूल वर्क करना पड़े, तब वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का रहा होगा। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, if 1 joule of work done is done in bringing a unit positive charge, या मैं कहूं in bringing a charge of 1 coulomb from one point to another point in an electric field, is called what, then electric potential difference is 1 volt। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की बच्चों डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज किया था, एक डिवाइस यूज की थी, बताइए क्या थी वो, एमीटर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होगी, उसका नाम होगा क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसको मेजर करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, ये सिंपली वोल्टेज कहना स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तीनों को ही V से डिनोट किया जाएगा और उनके मीनिंग भी सेम होंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, उसमें क्या क्या यूज किया था बताओ, सेल यूज किया था आपने, की यूज की थी, ये वायर यूज किया था, इस वायर में यहां पर एमीटर भी लगा रखा था आपने एक, है ना, और यहां पर एक लोड भी लगा दिया था कोई, ऐसा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपने अभी तक बनाया था। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप वोल्ट मीटर भी लगाओगे। वोल्ट मीटर अगर मैं यहां पर इस वायर में कहीं पर भी अगर लगा देता हूं तो वो कहलाएगा सीरीज में लगा दिया गया, जैसा कि हमने किसको लगाया था, एमीटर को। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करके इसको ऐसा लगाता हूं, ऐसा, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी 2 पॉइंट के बीच में अगर मैंने लगाया, तो ये कहलाएगा कि ये कैसा लगाया गया है, इस सर्किट के साथ। इस सर्किट के साथ ये वोल्ट मीटर कैसा लगाया गया है, तो हम कहेंगे पैरेलल। कैसा लगाया गया है, पैरेलल। ये सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, इनको हम बहुत डिटेल में और डेप्थ में समझेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल के लिए एमीटर को कैसा लगाया जाता है सर्किट में, सीरीज में, जो कि करंट मेजर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसा लगाया जाता है, तो आंसर है पैरेलल। ठीक है, क्यों लगाया जाता है वो हम आगे की क्लासों में सीख लेंगे। तो ये हो गया हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ गया, किसी चार्ज के चारों तरफ वो रीजन, वो जगह जहां पर दूसरी चार्ज बॉडी को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि किसी भी चार्ज बॉडी को, किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तीसरा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, कि किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसको V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला W/Q
क्यू होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है V इक्वल टू W अपॉन क्यू पर। अब पहले हम वो देखेंगे, ठीक, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 202, ठीक है, पेज नंबर 202 पर एग्जाम्पल नंबर 12.2। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb cross 2 point having a potential difference 12 volt। ठीक है, 2 कूलॉम्ब मुझे दिखाई दिया, इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, चार्ज। ठीक है, कितना, 2 कूलॉम्ब, और 12 वोल्ट का वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मुझे क्या दे रखा है, वोल्टेज। ठीक है, 12 वोल्ट। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड हाउ मच वर्क इज डन। वर्क हमें निकाल कर देना है, तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिख ली, गिवन क्वांटिटी, ठीक, फिर हमने क्या लिख लिया, जो हमें फाइंड करना है। ठीक, तीसरी चीज हमें क्या लिखनी होगी बताओ, इनके बीच का रिलेशन, गिवन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। बस इतना ही तरीका होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने का। तो गिवन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के बीच का फॉर्मूला जो होता है वो हम जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर लो किस टर्म में, जिसको आपको निकालना है। तो यहां से अगर हम W का फॉर्मूला बनाएं तो वो बच्चों क्या बनेगा बताओ, W इक्वल टू क्या होता होगा, V इंटू क्यू। ऐसा आप, ये नेसेसरी स्टेप नहीं है लेकिन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब V की वैल्यू आपको पता है कितना, 12, Q की वैल्यू आपको पता है कितना, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24, क्या, जूल, क्योंकि आप वर्क निकाल रहे हो। बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पेज नंबर 202 पर ही आपको कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करके रखेगा, सेल या बैटरी, कौन करेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्टेज दिया जाए, तो वोल्टेज जो देते हो आप वो किससे देते हो, सेल या बैटरी से। तो ये आप वहां पर आंसर लिख लेना, सेल और बैटरी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो क्या है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया था। 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, वहां, ठीक है, कितना बोलो, 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। if 1 joule work is done in bringing a 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field, then electric potential is said to be 1 volt। ये इसकी डेफिनेशन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पर आ जाते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलॉम्ब यानी 1 कूलॉम्ब, ठीक है। तो आपको चार्ज कितना दिया हुआ है बोलो, 1 कूलॉम्ब, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, और आपसे पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी, तो यानी कि वर्क हमसे पूछा है। तो ये हो गई हमारी गिवन क्वांटिटी। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, एनर्जी या मैं वर्क कहूँ वो एक ही बातें होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एनर्जी की जगह वर्क लिखना ही पसंद करूँगा ये। और इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनका आपस में रिलेशन है V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, ठीक है। यहाँ से W का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V इंटू क्यू। ओके, V कितना, 6, Q 1, आंसर 6, कितना जूल, 6 जूल, ये आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान वाले। ये टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। अभी तक हम 2 टर्म बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को आप जानते हो I से डिनोट करेंगे। और दूसरा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है, ये दो टर्म हमने बड़ा अच्छे से पढ़ लिए। अब इन दोनों टर्म को मैं एक सर्किट में बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सर्किट में इनका मीनिंग क्या रहेगा, देखो ये एक वायर यूज कर रहा हूँ मैं, और इसके साथ मैं यहाँ पर सेल या बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक की लगा देता हूँ और इस वायर को किसी लोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सर्किट बनके तैयार हो गया। इस सर्किट में ये जो सेल या बैटरी लगाया है इसका काम क्या है, तो आंसर है इस सेल या बैटरी का काम है इस वायर के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाना और उन्हें मोशन में लेकर आना, ठीक है। इसीलिए ये जो वोल्टेज है, ये जो V है, इसको हम EMF भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EMF भी कहते हैं। इस EMF की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स, ठीक। तो इस वायर के इलेक्ट्रॉनों को जो मोशन में लेकर आता है वो फोर्स कौन लगाता है? बैटरी। ये बैटरी एक्चुअल में क्या है? ये बैटरी एक एनर्जी का पैकेट है जो एनर्जी यूज होती है इन इलेक्ट्रॉनों को फोर्स लगाने में और यहाँ से यहाँ मूव कराने में, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का करंट बन जाता है। हम कहते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, आप पढ़कर आए हो। और हमने जो डायरेक्शन अपनी कन्वेंशन के लिए रखी है वो कन्वेंशन करंट, तो हम इधर से इधर बनाते हैं, ठीक है। तो जिधर भी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से हम नेगेटिव टर्मिनल की जाती तरफ करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ये मैंने आई शो कर दिया, ठीक है। ये कौन सा वाला करंट दिखा रहा हूं मैं? कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ओके, ये ऐसे जा रहा था। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर यहां पर मूव कर रहे हैं, तो अगर मान लो हमारा सेल या बैटरी वीक हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन फिर भी उतने ही तेज मूव करेंगे या थोड़े से स्लो हो जाएंगे? थोड़े से स्लो हो जाएंगे। अच्छा, या मैं कहूं कि अगर सेल फुल चार्ज है तो वो फुल एनर्जी देगा, है ना, फुल एनर्जी देगा, तो वो और तेजी से मूव करेंगे, तेजी से वहां पर करंट बनेगा, फुल करंट बनेगा हम कहेंगे। तो इस बात का मतलब तो आप ये कह रहे हो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जब भी मैं कहूं तो आप क्या सोचोगे? एनर्जी। तो मैं कहूंगा जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा वहां पर क्या बनता होगा? करंट। उतना ही तेजी से क्या बनेगा? करंट। ये वाली बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि ये और ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा तो ये ज्यादा। या हम कहें कहीं करंट ज्यादा है तो हम क्या सोचेंगे? अच्छा, वहां पर बैटरी या सेल जो भी लगाया गया है वो ज्यादा एनर्जी वाला लगाया गया है ना। जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट पर एक करंट बनेगा, अगर 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट कर दें तो करंट ज्यादा दिखता है हमें। एमीटर से हम यहाँ पर एमीटर लगाकर पता कर सकते हैं उसको। तो इसका मतलब ये कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। ये सारी बातें ओम्स ने बताई थी, क्योंकि ओम ने ये सारी बातें बताई थी, इसलिए ये लॉ जो बना, उन्होंने एक लॉ बना दिया इसको और उसका नाम रखा गया ओम्स लॉ। उनके अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है, अब ये बात ध्यान रखना है कि इस लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जाता है? अप्लाई, ठीक है। तो क्या बनता है? करंट। तो क्या पास होने लगता है? करंट। ये दोनों लैंग्वेज ध्यान रखना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर का कोई एक एंड है ए, फिर इस कंडक्टर का ये दूसरा एंड है, या ये मान लो ये वाला है, यहां पर रख लो या यहां पर, ऐसे। तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में मैंने एक टर्मिनल से ये कनेक्ट कर दिया है और दूसरे वाले टर्मिनल से ये वाला एंड कनेक्ट कर दिया। तो इन दोनों के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल लैंग्वेज में कहो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये तो मैं वो डेफिनेशन आपको लैंग्वेज बीच में यूज करता हूं जो आप एग्जाम में लिख कर आओगे, ठीक है। वो स्टेट ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासेस या फ्लो थ्रू द कंडक्टर अंडर अ सर्टेन कंडीशन।
सम सर्टेन कंडीशन लाइक टेम्परेचर और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बना। क्लियर है? ओम्स लॉ क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये वाली बात वहां पर जरूर लिखना जब स्टेटमेंट लिखो, अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक है। अच्छा, फिर आप जानते हो इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो ओम्स ने इसको हटाकर दिया और उन्होंने एक कांस्टेंट यूज किया R, ठीक है। तो बड़ा ही फेमस फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, V इक्वल्स टू क्या? IR। V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या जिसका दूसरा नाम रखा गया है रेजिस्टेंस, ठीक है। वेयर R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? ये वाली बात समझ आ रही है? अच्छा, ओके। अब ये जो रेजिस्टेंस आपने यहां पर बनाया है, इस रेजिस्टेंस का यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर? बन जाएगा? बताइए क्या बनेगा? R किसके इक्वल होगा? V अपॉन I के। तो यहां से रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो R बनेगा किसके इक्वल? V अपॉन I के, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या चल रहा था बोलो? IR। तो ये I कहां लेकर आ गए? अपॉन में, तो R का ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया V अपॉन I, ठीक। अब जब आप किसी सर्किट के थ्रू जब आप एक बैटरी लगाते हो, सपोज करो एग्जांपल के लिए, मान लो आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है ना, तो वो बैटरी आप हटाते हो क्या बार बार? जैसे अपने घर में रिमोट में सेल डालते हो, है ना, तो ऐसा करते हो कि बार बार सेल हटाते रहते हो? जैसे एक चैनल देख लिया, लाओ फिर दूसरी बैटरी डालते हो, फिर दूसरा चैनल देखेंगे, ऐसा करते हो क्या? नहीं, आपने एक बार डाल दिया, फिर वो जब तक काम करेगी तब तक वो आप लगा कर रखते हो। तो आपने जो बैटरी लगाई वो 5 वोल्ट की लगाई, तो वो 5 वोल्ट है ना, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। वो प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी कि सेल कब खत्म हो जाता है। तो वो जो 5 वोल्ट है वो आप अगर चेंज नहीं कर रहे हो, है ना, V कैसा रख रहे हो? कांस्टेंट। V अगर कैसा रख रहे हो? कांस्टेंट। तो ये जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ I के। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको? दिखाई दे रहा है? V कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। जब क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज कैसा है? कांस्टेंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये इक्वल का साइन हटाकर क्या लगा लोगे? प्रोपोर्शनल का साइन। और क्या चल रहा है? 1 अपॉन I। तो यहां पर वैसे भी आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा कि R क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल I है, इस बात का क्या मीनिंग हुआ? इस बात का मीनिंग ये हुआ कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें क्या कम हो जाएगी? किसकी वैल्यू कम हो जाएगी? करंट की, ठीक है। या इसका उल्टा, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हुआ तो वहां से क्या ज्यादा फ्लो कर पाएगा? करंट। क्या इजीली फ्लो कर पाएगा? करंट। ये वाली बात आई समझ में? तो ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है अब इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमें यहां से समझ आ गया कि रेजिस्टेंस कोई ऐसी चीज होती होगी जो करंट को कम ज्यादा करने के काम आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? कभी करंट कम करना होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया करेंगे, है ना। कभी करंट हमें ज्यादा करना है तो रेजिस्टेंस कम कर दिया करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम रजिस्टर को यूज करेंगे। रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने के लिए किसको यूज किया करेंगे? रजिस्टर। जो मैंने एक सर्किट में यूज किया था, ऐसा ये वाला, ये सिंबल रजिस्टर का सिंबल है। और रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने के लिए हम वेरिएबल रजिस्टर को यूज किया करेंगे, ठीक है। उससे रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? रेजिस्टेंस इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर के अंदर ही सब कुछ चल रहा है ये, कि रेजिस्टेंस इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच ऑफर्स व्हाट? रेजिस्टेंस या अपोज या मुझे कहना चाहिए रोकती है किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। विच अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकती है, मतलब रोकती है किसको? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोक रही है, मतलब किसको? करंट को बनने से रोक रही है, ठीक। तो रेजिस्टेंस इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट। ये वाली बात आई समझ में, ठीक। अब ये एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, वो क्या है, उसके अंदर की पिक्चर ये है। ये एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन करोड़ों, ठीक। अच्छा, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने लगा दी बच्चों बैटरी, ठीक है, हमने यहां पर एक बैटरी लगा दी ऐसे, ठीक है, यहां पर हमने एक की लगा रखी है, ओके। इस तरह से हमने कुछ अरेंजमेंट कर दिया। यहां पर ये वाला टर्मिनल कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ठीक। अभी स्विच ऑन नहीं किया है, स्विच ऑफ है अभी। अगर स्विच ऑफ है तो बताइए इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा होगा। तो आंसर है कि इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब इस तरह से मूव कर रहे होंगे। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जिसका जहां मन कर रहा है वो उधर जा रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडम बना दिया, सब इधर उधर बच्चों मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये मूव कर रहे होंगे तो आपस में टकरा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक काम किया मैंने स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो हुआ क्या कि ये वाला टर्मिनल कैसा है, बोलो, ये वाला जो कंडक्टर है ये किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया। और कंडक्टर का ये वाला पार्ट किस एंड से अटैच है, बैटरी के, नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। जैसे ही ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ स्विच ऑन करते ही, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव इनको क्या करना स्टार्ट कर देता होगा, रिपेल, ठीक। और ये पॉजिटिव क्या करना स्टार्ट कर देता होगा, अट्रैक्ट, ठीक। अब बच्चों क्या हुआ, आप किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना। सपोज करो हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आराम से पहले इधर जा रहा था, ठीक, ऐसे जाता, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव आया तो इस नेगेटिव ने इसको रिपेल किया, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो अगर ये ऐसा जा रहा था तो अब इसका मोशन कैसा हो जाएगा, घूमेगा, ये सडन या तो ऐसा घूमेगा या ऐसा घूमेगा। तो हमने कहा कि ये ड्रिफ्ट करेगा। क्या करेगा, ये ऐसा जा रहा था और ये क्या करने लगा, ड्रिफ्ट। जैसे बाइक को ड्रिफ्ट कराते हैं ना, ऐसे घुमाते हो ना, साइकिल को बच्चे घुमाते हैं, बाइक को घुमाते हैं, तो वो ऐसे जा रहा था, ड्रिफ्ट करा दिया, ऐसा जा रहा था, ड्रिफ्ट करा दिया। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट। तो इनके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जिससे ये ऐसे घूमना स्टार्ट होंगे या ऐसा, जिधर भी जा रहे थे ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। अब रेस लगेगी, अब एक रेस लगेगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन तेजी से यहां पहुंचना चाहेगा और ये वाले भी तो पहुंचना चाहेंगे, हैं तो सब एक जैसे ही लोग। तो होगा ये कि जैसे ही ये घूमा, अब इस वाले को मोशन को देखना, ये जैसे ही घूमा ये इससे टकरा गया, ठीक। फिर यहां सपोज करो ये यहां से घूम के यहां आ गया है, फिर ये अपने रास्ते में सीधा जाना चाह रहा था, ऐसा जाना चाह रहा था, इससे टकरा गया। फिर इधर जाना चाह रहा था, इधर टकरा, मतलब इधर से टकरा कर इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, गिरते पड़ते यहां पहुंच गया उसके पास, ठीक। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होते तो ये इस इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता, बहुत स्मूथ हो जाता या नहीं हो जाता। तो आंसर हाँ हो जाता, सीधा जाता, गोली की तरह यहां से जाता या नहीं जाता। लेकिन ये गिरते पड़ते क्यों पहुंच पा रहा है वहां पर, क्योंकि बाकी के दूसरे इलेक्ट्रॉनों से उसकी टक्कर हो रही है ना। तो इसका मतलब टक्करें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही धीमे या देर में करंट बनेगा, हाँ या ना। ये वाली बात आ रही समझ में। तो एक्चुअल में जो ये रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस, जो करंट का स्मूथ बनना जो चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। किस वजह से, कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी की वजह से कि उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और इधर उधर जब वो घूमते हैं तो आपस में टकराते हैं और वहां पर स्मूथ नहीं बन पाता है करंट। तो ये कंडक्टर की कैसी प्रॉपर्टी है, अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन है वो क्या होता है, रुक जाता है, अपोज होता है, रेजिस्ट होता है। ये वाली बात आ रही समझ। सो ये जो टक्करें हैं, इन टक्करों का नाम ही क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये वाली बात आ रही है समझ। ये एक तो ये डेफिनेशन बन गई, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या दूसरी जो डेफिनेशन है बच्चों वो यहां से बनाओगे, रेजिस्टेंस इज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द कंडक्टर, या सिंपली हम कहें इलेक्ट्रिक ये जो रेजिस्टेंस होता है इट इज द रेशियो ऑफ V और I, ठीक है, V एंड I, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आप बना सकते हो। V को जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ये बात आप जानते हो। I की यूनिट क्या होती है बोलो, एम्पियर, है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। या इसकी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला दिया था, क्योंकि ये लॉ हम जो पढ़ रहे हैं वो ओम्स का लॉ है, इसीलिए ओम ने जब इसका नाम रखा, जब ये कांस्टेंट दिया तो इसकी जो यूनिट थी वो उन्हीं के नाम पर रखी गई, ठीक। तो वो यूनिट थी ओम, इसकी जो यूनिट थी वो ओम, ऐसा यूनिट ओम, और उसका सिंबल इस तरह से रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आंसर इज ओम। ये वाली बात क्लियर है, ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, V अपॉन I, ठीक है। एक नया टर्म आपने आज पढ़ लिया ओम, ये पहली बार पढ़ा है, तो इसकी डेफिनेशन भी बनाओ जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम। देखो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो V अपॉन I के इक्वल होता है, ये बात आप जानते हो। रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, तो आंसर है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और अगर वहां 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम, ठीक। वो बैटरी कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, 1 ओम, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन बन गया 1 ओम का।